गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल इज माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। यदि आप लाइक और फॉलो करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी ख्याति होगी, जो हमको दिन दूना रात चौगुना प्रोत्साहन देगा कि हम आपको नई नई चीजें आपको खोजकर लाकर दें। तो पहले हम आप प्रत्येक दिन की तरह आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ नई टॉपिक लेकर आते हैं और साथ में कुछ इंग्लिश ग्रामर का भी 3 दिन से डाल रहे हैं। तो आज हमारा है विश्व इतिहास, विश्व का इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो इसके पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार, वर्तमान सरकार जो शिक्षा नीति में तरह तरह के सुझाव लाई है, जिसकी चर्चाएं आज संसद सत्र में चल रहा है। अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के सांसद मानली लाल जी वर्मा जी ने वहां प्रश्न उठाया था कि जो 2009 से पहले के जिनकी नियुक्तियां हैं उनके साथ जो टेट की परीक्षा ना ली जाए। तो उन्होंने वहां सब मंत्री जी से, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे प्रश्न किया कि यदि कोई एक बार आईएएस की परीक्षा पास करके किसी पोस्ट पर चयनित हो जाता तो उससे पुनः कहिए कि चलकर फिर आईएएस की परीक्षा देकर आप आइए। उसी तरह जब से जो नियमावली बनती है तब से वो लागू करना चाहिए। यानी 2009 के बाद के नियम को कोई मतलब नहीं होता। 2009 से पहले जो नियम बनाया गया है शिक्षा का, उसके पहले जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उसमें तो तमाम ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के करीब होंगे, जिनकी कुछ साल की समय सर्विस होगी, बेचारे टेट और सुपर टेट कैसे पास कर पाएंगे। उसके लिए तमाम उसका विस्तृत क्षेत्र है, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस तरह जो टेट की परीक्षा इन्होंने लागू किया है, ये तो पेट की परीक्षा तो समझ में आता है। पेट की परीक्षा जब तक बच्चा नहीं पास करता है तब तो वह किसी भी, चाहे यूपीएस स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, उसमें वो अपीयर नहीं हो सकता है। जैसे लेखपाल की भर्ती अभी आई है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती आई है, तो इसके लिए टेट में 60 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि जो लड़का 60 नंबर पाया है वही इसके उम्मीदवार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह यदि आप नियमित रूप से अध्ययन करते जाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले लिस्टन, सुनना चाहिए। बिफोर यू राइट थिंक, लिखने से पहले सोचना चाहिए। बिफोर यू स्पेंड, यानी खर्च करने से पहले अर्न, कमाना चाहिए। बिफोर इन्वेस्टिगेट, बिफोर यू क्रिटिसाइज वेट, बिफोर यू प्रे फॉरगिव, बिफोर यू क्वाइट ट्राई, बिफोर यू रिटायर सेव। यानी कहने का मतलब है, आप जब सेवा से मुक्त होते हैं, जब आपका बुढ़ापा आता है उससे पहले आपको कुछ यानी सेविंग कर लेना चाहिए। तो दूसरा है 3 थिंग्स यू कैन नेवर रिकवर इन लाइफ, 3 वस्तुओं को अपने जीवन में पुनः आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, नहीं पा सकते हैं वापस। द वर्ड्स आफ्टर, जो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है। इट इज स्पोकन, जो आप बोला गया है। द अपॉर्चुनिटीज आफ्टर, जो आपका मौका मिलता है, समय मिलता है उसको। इट इज मिस्ड, एंड जो आपने चूका है, मिस एंड द टाइम आफ्टर इट इज गॉन, जो जा चुका, जो समय जा चुका है। तीसरा हिंदी में है, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है। मान लेना संस्कृत है और उसे सुधार लेना प्रगति है, और उसे सुधार लेना, भूल को सुधार लेना सबसे बड़ी प्रगति होती है।
चौथा है माता पिता की हर सलाह उपदेश नहीं होता। माता पिता की हर सलाह उपदेश नहीं होता। उनकी बातों से डर नहीं पर अनुभव की चोटें होती हैं, पर अनुभव की चोटें होती है जो हमें गिरने से पहले बचा लेती है, जो हमें गिरने से पहले बचा लेती है। पांचवा है सफलता की राह में बाधाएं आएगी। सफलता की राह में बाधाएं आएगी लेकिन आपका हौसला ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन आपका हौसला ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। मेहनत और विश्वास रखें, मेहनत और विश्वास रखें। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसको त्याग ही उतना ही बड़ा करना पड़ता है, उसको त्याग ही उतना ही बड़ा करना पड़ता है। टुडेज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्नों उत्तर, इंग्लिश ग्रामर से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे केवल आप। यानी पहला है रूसी क्रांति में जार का अंत कब हुआ? 1917 में रूसी क्रांति में जार का अंत हुआ। दूसरा है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन का एक कम्युनिस्टवाद विचारधारा का था सोवियत संघ का। इसके बाद तीसरा है सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 में, 1922 में हुई थी। चौथा तानाशाही शासन की विशेषता क्या है? एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति का शासन। जैसे जर्मनी में हिटलर था और तानाशाही की रवैया में, इसके पहले इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का शासन था। और पांचवा है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में, 1933 में। छठवां है नाजी विचारधारा किस पर आधारित थी? नस्लवाद पर आधारित थी, नस्लवाद। सातवां है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसने की थी? जर्मनी ने, जर्मनी ने किया था। उसके पहले दो विश्व युद्ध है। पहला युद्ध जो है 1914 से 1918 तक और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से 1945 तक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में अब क्या? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। नौवां है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का विजय कब हुई? 1945 में। अभी हम उसको भी बताएंगे कैसा हुआ। 10वां हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर जो सबसे चर्चित शहर थे उन पर यह बम गिराया था। और जर्मनी ने उस अमेरिका को पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था जिसके कारण वह बच गया था। जिसका परिणाम हुआ तो सितंबर में जाकर के यह हिटलर ने आत्मसमर्पण किया और तब जाकर के वहां पर विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा संगठन बना? यूएन का संगठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? विश्व शांति। इसका उद्देश्य था वर्ल्ड पीस, यानी दूसरी ऐसी भयावह स्थिति जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हुई जो जिसका प्रभाव आज भी वहां के पर्यावरण पर है। वहां का स्थिति बड़ी खराब है। तो इसको जब देखें तो यूएन का गठन हुआ, इसके तमाम अंग बनाए गए। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका सचिवालय मुख्य अंग है। शुरू में इसमें 10 सदस्य थे, 5 जो है इसमें वीटो पावर है और कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। और टोटल
जिसमें 15 स्थायी हैं, 5 वीटो पावर वाले हैं और 10 अलग से हैं। और इस समय वर्तमान समय में 153 राष्ट्र कुल इसमें यूएनओ में शामिल हैं। इसके बाद 13वां है, 13वां इंग्लैंड के गृह युद्ध में किसकी विजय हुई थी? संसद की विजय हुई थी। पहले वहां क्या था? बात मोनार्ची था, मोनार्च का शासक था, तो इसके बादशाही शासन व्यवस्था थी, वहां का राजा जो है सब कुछ होता था। इसके बाद वह जनता ने विद्रोह किया और जाकर पार्लियामेंट की जीत हुई। 14वां है, इंग्लैंड में राजशाही की समाप्ति किसने की थी? ओलिवर काम्बेल ने की थी। 15वां अमेरिकी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कर नीति था। जबरदस्ती उसके ऊपर वहां के जनता के ऊपर लगाया जाता था, उसका लोगों ने विरोध किया। 16वां नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किससे जुड़ा था? अमेरिकी क्रांति से जुड़ा था। 17वां फ्रांसीसी क्रांति में तीसरा स्टेट कौन था? सामान्य जनता था। तो 18वां फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? रोबेस्पियर। 19वां आतंक का शासन किस क्रांति से जुड़ा है? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। 20वां नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट कब घोषित किया? 1804 ईस्वी में घोषित किया। 21वां जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? विलियम प्रथम था। 22वां जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में हुआ। 23वां है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1870 ईस्वी में। 24वां है, राष्ट्रवाद की भावना किस शताब्दी में बढ़ी? 19वीं शताब्दी में बढ़ी। राष्ट्रवाद की भावना 19वीं शताब्दी में बढ़ी। और 25वां है, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? राजशाही की पुनर्स्थापना था। और 26वां है, वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में वाटरलू का युद्ध भी हुआ था। तो इस तरह इतिहास से संबंधित हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको ले चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि द वर्ब वॉयस क्रिया के वाच्य। अब यहां मूलतः लोग बता देते हैं कि क्रिया के वाच्य कि इनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। एक्टिव वॉइस इसमें क्रिया के दो वाच्य होते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन आप इन दोनों को, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को, वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। अब हम आपको हिंदी में बता दे रहे हैं, जब क्रिया के द्वारा कार्य की प्रधानता कर्ता को दिया जाता है तो एक्टिव वॉइस होता है। और तो एक्टिव वॉइस होता है, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ये होगा हमारा एक्टिव वॉइस। या क्या होगा? एक्टिव वॉइस। अब देखिए, अब यहां कार्य, यदि क्रिया के साथ क्या और किसको लगाने से उत्तर में कर्ता मिलता है। पत्र कौन लिखता है? पत्र वह लिखता है, तो वह क्या होगा? कार्य का प्रभाव ही के ऊपर पड़ा, उसके ऊपर। और जब क्रिया के द्वारा कार्य की प्रधानता कर्म को दिया जाता है तो पैसिव वॉइस बनता है।
तो अब देखिए पैसिव वॉइस के रूल्स क्या होते हैं। पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों की बनाई जाती है जिस क्रिया के पास अपना स्वयं का ऑब्जेक्ट होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो अब देखिए अब देखिए यहां इसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। काल तथा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग करते हैं और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का भी प्रयोग होता है। तो अब देखिए इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं। पैसिव वॉइस, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। तो इस तरह हमारा आज का यहीं पे जनरल नियम आपको हम केवल आज बताए हैं। यानी फिर हम आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कल डिटेल में बताएंगे। वीडियो चूंकि लंबा हो जाने की वजह से हम असमर्थ हैं कि ज्यादा लोग देखने पर लोगों को उबन महसूस होगी। तो ऐसा नहीं चाहते कि आपके अंदर घबराहट हो कि वीडियो ना देखें, लेकिन जितना देखें उतना पूरा उसका लाभ उठाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सही रूप से इसका लाभ उठा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।